सबसे बड़ा मंच राइजिंग उत्तराखंड 2021। तो राइजिंग उत्तराखंड 2021 सबसे बड़ा मंच उत्तराखंड का, और हमारा जो पहला सेगमेंट है उसका नाम है आखिरी बाजी। नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और हमारे इस सेशन में बहुत खास मेहमान हैं। वो मेहमान हैं जिनकी पहचान सियासत में बहुत पुरानी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता, और 2022 के चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरदा यानी हरीश रावत जी की। और हरीश रावत जी को मंच पर बुलाने से पहले इस सत्र के संचालन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपके, हमारे, हम सभी के भैया जी, कहिन के भैया जी यानी प्रतीक त्रिवेदी जी को। और अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मेहमान हरीश रावत जी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिचय तो हो गया। वैसे सच तो ये है कि आपके जो रथ है उसका एक जो घोड़े हैं आपके रथ के, वो पानी तो धारचूला में पीते हैं और उधर चंडीगढ़ तक पीते जाते हैं, तो यहां तक मार है आपकी। लेकिन ये सच है कि आप जितना आपने यश इस पूरे प्रदेश में है, उससे बाहर भी उतना ही यश है आपका। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे और पूछना चाहूंगा कि आपकी इधर जो चुनाव है उसमें क्या रणनीति है, क्योंकि बीजेपी ने तो बता दिया है कि युवा नारा है, युवा चेहरा है और 60 के पार है, तो इस बार उन्होंने नारा दिया। आपका क्या है इस बार? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। शुक्रिया। राइजिंग उत्तराखंड थीम की। थैंक यू सो मच। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आपने बड़ी सुंदर बातें कही मेरे लिए, मगर थोड़ा कॉशन के साथ, क्योंकि आप न जाने कहां पर स्पिन बॉल डाल दें और मुझे बोल्ड आउट कर दें। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो आज सारे सवाल वैसे ही रखे हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मैं आपसे बताऊं, पहले अगर क्वेश्चन आंसर के उसमें रखेंगे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो बल्कि यूं चाह रहा था कि मैं तो अभी कुमाऊं से घूम के आ रहा था, तभी मैंने धारचूला का नाम लिया। तो धारचूला में भी बड़ी आपकी है और चंडीगढ़ वाला सब लोग देख ही लिया है। तो आप तो यहां भी मारते हैं, वहां भी मारते हैं। लेकिन सवाल दरअसल ये है आपसे, लेकिन आपकी पार्टी आपको क्यों नहीं चेहरा मानती है, ये सवाल है। अब देखना यह है कि आप कहां मारते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो कहा ना, आपसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी, तो आपको चेहरा। आपने पहला सवाल डाला, आपने मुझसे कहा कि भाजपा 60 के पार कह रही है। हाँ लोकतंत्र में महत्वपूर्ण यह है जनता क्या कह रही है। जी। जनता कह रही है कि महंगाई की इतनी गहरी मार और बेरोजगारी का ये आलम, अब तो इस बार भाजपा तड़ी पार। अब देखना है, लोकतंत्र में तो जनता जीतती है, मगर देखते हैं क्या होता है। तो चेहरा कौन होगा इस बार? आपने पार्टी से बार बार आप कहते हैं, तो वो जो मेरा सवाल था कि चेहरा इस बार कौन होगा, ये तय होना चाहिए। चेहरा इस बार हमारा उभरता हुआ उत्तराखंड होगा, क्योंकि 2022 के उत्तराखंड की जो हमारी कल्पना है, जहां 2022 से 2027 तक हम उत्तराखंड को लेकर के जाएंगे, हम उसी को अपना चेहरा मानकर पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा चेहरा समर्पित हो जाए एक उभरते हुए, बढ़ते हुए, चमकते हुए, विकसित होते हुए और ऊंची बुलंदियों की तरफ जाते हुए उत्तराखंड के लिए। देखिए हरीश जी, ये तो बात सब सही है, अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बात सच ये है, ईमानदारी से 75 के आसपास हैं। और जैसा वो लोग कह रहे थे कि ये जो चुनाव है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, करो या मरो। 5 साल बाहर रहे हैं सत्ता से, अगर इस बार भी रपट गए कहीं और किनारे लग गए, तो 10 साल बाहर रहने के बाद दूसरी पार्टियां भी जोर आजमाइश कर रही हैं आपके यहाँ, वो तो पता ही होगा आपको। देखिए, चिंता मुझे अपनी नहीं है,
वाह। क्योंकि व्यक्ति, मैं जहाँ तक जाने लायक था, जितनी मेरी योग्यता है, मैं वहाँ तक सब यात्राएं कर चुका हूँ, पूरी परिक्रमा कर चुका हूँ। मुझे चिंता है उत्तराखंड की, और उससे भी महत्वपूर्ण चिंता मुझे है कि उत्तराखंडियत की, जिस उत्तराखंडियत की सोच के साथ लोगों ने आज दो अभी दो के नारे के साथ उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। तो हरीश रावत कहीं भी रहे, मगर उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बुलंद रहनी चाहिए, उसके लिए मैं काम करूंगा। तो मैं ये मानूं कि जो ये चेहरा सामने बैठा है, अगर ये चुनाव जीते 2022 में, तो जो ये न्यूज 18 राइजिंग उत्तराखंड है, ये गैरसैंण में होगा। यकीनन आप सरकार बनाएंगे और पहले आते ही सबसे पहला वक्तव्य ये देंगे कि गैरसैंण मुख्य राजधानी हुई। जो मध्याह्न का सूर्य होगा जी। वो गैरसैंण से ही चमकेगा। प्रातःकाल के सूर्य के लिए हम नीचे से यात्रा शुरू करेंगे, समय लगेगा। मैं भाजपा की तरीके से चमत्कारिक पार्टी नहीं हूं कि सारी दुनिया में एक साथ गणेश जी को दूध पिला देने वाली पार्टी का सिपाही नहीं हूं। मैं तो ईंट दर ईंट उस शिल्पी की तरीके से हूं जो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके उत्तराखंड बनाएंगे और गैरसैंण को अपनी राजधानी बनाएंगे। हरीश जी, आप आज बता ही दीजिए कि पार्टी वो चमत्कारी है कि उसके लोग चमत्कारी हैं। आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि पार्टी नहीं, उसके लोग चमत्कारी हैं। कुछ जादू वादू जानते हैं लगता है, नहीं तो ये एक साथ सारे विश्व में गणेश जी को दूध कैसे पिला दिया। और इस समय जो है 15 लाख रुपए का वादा करके सारे देश को कैसे भी मोहित कर दिया। और 15 लाख रुपया आज भी मरीचिका है कहीं आसमान में, वो 15 लाख लोगों की कल्पनाओं में झूम रहे हैं। लेकिन आपने भी तो आते ही जब मुख्यमंत्री बने तो आपने भी कहा कि शुक्रवार को जो है छुट्टी रहा करेगी। हाँ, एक बात बताएं, आप तो सबको फांसते हैं, मगर आप भाजपा के झूठ में क्यों फंस गए? नहीं, मैंने तो बस इससे बड़ा झूठ मैंने तो आपको याद दिलाया। मैं भी तो आपसे कह रहा हूं, मैं सावधान कर रहा हूं। भाजपा का ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पहली बात तो यह है, किसी ने मुझसे शुक्रवार के नमाज की छुट्टी के लिए कहा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं भाजपा को चीख चीख करके कह रहा हूं कि आप 2016 में मेरी सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी होगी, उसको दिखा दीजिए। आपकी राह का कांटा हट जाएगा। हरीश रावत हाथ जोड़ करके उत्तराखंड वालों से माफी मांगेगा, राजनीति छोड़ देगा। लेकिन भाजपा का कोई पहलवान आगे आकर के नहीं कह रहा है, लेकिन झूठ पर झूठ बोल करके कुछ मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहे। वो नोटिफिकेशन तो दिखाएं। अरे कैसी एक बात सुने द्विवेदी जी, कैसी सरकार है जिसका शीर्ष पुरुष गृह मंत्री आरोप लगा रहा है और ये अभी तक एक कागज का टुकड़ा नहीं दिखा पाए कि साहब ये शासनादेश है, हम ये पेश कर रहे हैं कि हरीश रावत ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी। और गृह मंत्री से भी ऐसे दिन में कहलवाया जुम्मे की नमाज के लिए लोग सड़क में खड़े थे, जिस दिन का उन्होंने उल्लेख किया वो दिन जुम्मा था ही नहीं, वो तो बृहस्पतिवार था। जो अपने गृह मंत्री से, लेकिन जब अपने नेता से झूठ कहलवा देते हैं। मोटे तौर पे कि जब किया नहीं तो फिर डरना नहीं, और डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि ये जो बीजेपी है, इसका जो आप कहते हैं कि जो सीबीआई है वो मुझे कभी भी गिरफ्तार कर लेगी, वो मुझे कभी भी डराते हैं। इस बात की आप तरह की बात क्यों कहते हैं? जब आपको कोई आपने किया ही नहीं कुछ, तो आपको डर क्यों लगता है? देखिए, कभी कभी डर जो है जाल भी हो सकता है। मैं एक बात जानता हूं, हाँ। जैसे ही मुझ पर हाथ डालेंगे तो ये चुनाव का फैसला उसी दिन हो जाएगा। यदि मेरे पर हाथ डालने से कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर सरलता से 60 पार हो जाती है, तो इससे बढ़िया मेरे लिए क्या सौभाग्य हो सकता है। तो मैं तो दावत दे रहा हूं कि हिम्मत करिए, आइए हिम्मत करिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं उत्तराखंड में घूम रहा था, कुमाऊं में इलाके में था। मैं उस कुमाऊं के इलाके में जहां जाता था, किसी से परिचय पूछो तो परिचय ज्यादा है, व्यक्ति का अपना नाम छोटा है। और उसमें एक बात बार बार निकल के आ रही थी कि ऐसे में जब आपने कह दिया कि विधान परिषद भी बनाएंगे, टेक्निकली बड़ी मुश्किल है उसको लाना, तो ये फिर इतने नेता उसके बाद भी और जरूरत है विधान परिषद की।
देखिए, हमने जितना छोटा राज्य होता है उसको और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर देना स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक होता है। और मैं समझता हूँ ये फॉर्मूला जो हमने 2002 में दिया था अपने घोषणा पत्र में, जी। उस फॉर्मूले पर फिर से विचार करना चाहिए और उत्तराखंड में राजनीतिक स्थायित्व के लिए, जिस अस्थायित्व की हमको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है उत्तराखंड को, तो स्थायित्व लाने के लिए विधान परिषद एक तरीका हो सकता है जिस पर एक सर्वपक्षी विचार, तो मैंने ये विचार के लिए बात उठा दी है और उस पर यदि राज्यव्यापी विमर्श होता है और राज्य का समर्थन मिलता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरी सोच है, ये कोई अभी पार्टी की सोच नहीं है। जी बिल्कुल। तो 2017 में कुछ लोग आपको छोड़ के गए, कुछ लोग तो आप वापस ले आए, कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन आप उनको लाना नहीं चाहते। सुना, लोगों ने कहा कि अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो हरीश रावत जी का मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए आप भी ये जानते हैं, इसलिए आप उनको वहीं रोके हुए हैं और आना चाहते हैं, आप उनको आने नहीं दे रहे हैं। देखिए, आजकल हमारे जो पहलवान उधर गए हैं जी, भाजपा के पेट में उन्होंने ऐसी मरोड़ पैदा की है कि 3 मुख्यमंत्री ले आए, अब भी मरोड़ दूर नहीं हुई है। उनको बदहजमी के शिकार है, वो बदहजमी के शिकार हैं, उनके पेट में जबरदस्त मरोड़ है इस समय, और वो मरोड़ हमारे इन्हीं पहलवानों के कारण है। तो जब हमने ऐसे विशेषज्ञ भाजपा में दिए हैं तो उन विशेषज्ञों को अभी वापस लेने का समय नहीं आया है। भाजपा को कुछ और पस्त होने दीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे, विचार करेंगे। नहीं, यशपाल आर्या जी को तो आप ले आए और वो आपने फैसला ले लिया, लेकिन कुछ और आना चाहते हैं, इनको आप आने नहीं देना चाहते। देखिए, यशपाल आर्या उजाड़ू बल्द नहीं थे, वो पार्टी को धोखा दे करके नहीं गए, हम उनकी एक बात को नहीं मान पाए। तो जो बाकी गए, जो आना चाहते हैं, तो उन्होंने पार्टी को धोखा दिया। नहीं, ये पार्टी को गिराने के लिए गए, इन्होंने दल बदल किया, इनको खरीदा गया वो हरे हरे घास दिखा करके जो है, तो इसलिए इनकी संज्ञा ही, आप यदि उजाड़ू बल्द कहेंगे तो लोग अपने आप ताली बजा देंगे, लोग जानते हैं कौन उजाड़ू बल्द है। तो ये उजाड़ू बल्द है, तो उजाड़ू बल्द अभी भाजपा की हरी हरी खेती को चौपट कर रहे हैं, तो आप भी आनंद लीजिए, मैं भी आनंद ले रहा हूं। जी, आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि इस आनंद में जो इस बार का चुनाव होगा, उसमें जब आपकी बाजी होगी, वो कहां से चुनाव का लड़ने का फैसला करेंगे? मैं धारचूला में था तो धारचूला वाले कह रहे थे कि नहीं, रावत जी अगर यहां लड़ेंगे तो कोई बात नहीं, तो कहां से ये आखिरी बाजी कहां से आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मेरी दिली इच्छा तो है कि मैं लड़ाऊं। 2002 में मैंने पार्टी को लड़ाया था, 2012 में लड़ाया था, दोनों बार मैं ही सोल कैंपेनर था और पार्टी सत्ता में आई थी, और मैं चाहता हूं तीसरी बार भी वो रिपीट हो। और फिर यदि रणनीति की जरूरत होगी लड़ना, तो हम तो मलंग बाबा हैं, कहीं भी त्रिशूल गाड़ देंगे, वहीं चुनाव लड़ लेंगे, देखा जाएगा। तो कोई फैसला किसी जगह, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे आपने पॉइंट आउट किया या सोचा? एक दिन ध्यान लगाऊंगा और सबसे पहले आपको बताऊंगा। नहीं, वो तो मुझे बताएंगे आप, लेकिन मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं जी, और मुद्दे जो उत्तराखंड में हैं वो बहुत साफ हैं और साफ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ आप जो बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, एक तरफ आप बात जो कह रहे हैं कि अस्पतालों को, सड़क को लेकर, दूसरी तरफ वो जो कह रहे हैं कि हमने बदला है और हमने उत्तराखंड को बदल के दिखाया है, और इस बदलते हुए उत्तराखंड में अगर आगे बढ़ना है तो हम ही को लाना है। देखिए, मुद्दों की, बल्कि यदि मैं थैंक यू भाजपा से स्टार्ट करूं तो कोई गलत नहीं होगा। जी, बारिश कर रही है, चुनाव में हम इसमें से कितना पानी समेट पाते हैं उस पर हमारी सफलता का मार्जिन निर्भर करेगा। आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, दुनिया में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश भारत है, और उत्तराखंड हिंदुस्तान में सबसे बेरोजगारी वृद्धि दर वाला राज्य है। महंगाई अपनी जगह पर है, लोगों ने सर पर तेल लगाना बंद कर दिया है। गैस के चूल्हे को रात को महिला हाथ जोड़ करके कहती है, हे सिलेंडर भैया कल बंद मत हो जाना। हर समय डर लगा रहता है कि गैस का सिलेंडर कब खत्म हो जाए, और मियाँ से पैसा मांगेंगे तो डांटेंगे, तू ज़्यादा गैस खर्च कर रही है। तेल महंगा, दाल महंगी,
सब्जियां महंगी, हर चीज। लोग जगह जगह आज नारा गूंज रहा है, जब जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। ये लोगों का एक जवान पर आ गया है। हमारे कोविड में उत्तराखंड में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर लोग मरे प्रतिशत के हिसाब से, उसको कोई भूल नहीं सकता। बहुत मिसमैनेजमेंट रहा स्वास्थ्य सेवाओं का। उस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। हरिद्वार के अंदर जो टेस्टिंग घोटाला हुआ, जिससे हमको शर्मसार होना पड़ा पूरे हिंदुस्तान के सामने, उसको लोग भूले नहीं है। डबल इंजन मोदी जी यहां छोड़ गए, मगर चलाने की विधि नहीं बता गए, और ये डबल इंजन उत्तराखंड में कबाड़ साबित हुआ है। कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और जब डेवलपमेंट ठप होता है तो खुशहाली अपने आप दूर हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था आज चौपट है। आज मुझको कोई विभाग, और ये एक्नॉलेज, ये नहीं है कि हरीश रावत आरोप लगा रहा है। यदि यहाँ मेरे दोस्त बलूनी भी आएंगे, मेरे दोस्त कोई और भी आएंगे, आप उनसे पूछ करके देख लीजिएगा। इसको तो उनके शीर्ष नेतृत्व ने एक्नॉलेज किया। नहीं तो विधानसभा का सत्र चल रहा हो और मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी थे वो अपने बजट को पायलट कर रहे हों, उस पर वोटिंग हो रही हो, और उनको कान पकड़ करके यहाँ ला करके कह दिया गया तुम यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, और एक दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उस बेचारे को यही मालूम नहीं पड़ पाया कब उसकी शादी हुई और कब उसको विधवा घोषित कर दिया गया। और तीसरा व्यक्ति भी बाल बाल बचा। यदि हमारा डर नहीं होता तो वो तीसरा व्यक्ति भी चला गया था जाते जाते, क्योंकि 3 लोग कोप भवन में चले गए थे। तो राजनीतिक अस्थिरता जो आई यहाँ, वो भाजपा ने अपने विफलता को, जो विकास के मोर्चे पर और जन कल्याण के मोर्चे पर उनकी विफलता है, उसको छिपाने के लिए किया है। लोगों ने कहा कि चुनाव इस बार जो है उत्तराखंड का बहुत नजदीकी है, लेकिन उनके पास जो नेता हैं, जो उनके पास तैयारी है, जो उनके पास इलेक्शन मैनेजमेंट है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। आप कुछ कहते हैं, आपके पार्टी के नेता कुछ कहते हैं। आप कहते हैं कि चेहरा होना चाहिए, पार्टी के नेता कहते हैं नहीं, हम पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह के कंफ्यूजन में कैसे निपटेंगे? मैं जरा सा अपने हल्के शब्द के लिए माफी भी चाहता हूं। नटवर लाल के पास सारी कलाएं थी, लेकिन नटवर लाल एक दिन पकड़े ही गए ना। तो भाजपा की जो नटवर लाली है चुनाव में किसी न किसी तरीके से विजय हासिल करने की, जनता उस नटवर लाली को, उस खेल को समझ गई है। और इस बार उत्तराखंड में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप देखिएगा कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत के साथ, बहुत अच्छे शानदार बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। और उसमें एक कारण ये भी रहेगा, मैंने लोगों से प्रार्थना की है, ये जिसमें रात को भी गिनने पड़ते हैं, सुबह भी गिनने पड़ते हैं विधायक, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। दे रहे हो हे दाता, हे कृपालु, यदि दे रहे हो तो इतना बहुमत दो कि हम बेफिक्र होकर के 5 साल आपके विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। आप ये क्यों कहते हैं, नटवर लाल ऐसा शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं पार्टी के लिए? मैंने कहा ना, मैंने इसीलिए माफी मांग दी। लेकिन जब कला में जो पारंगत हो जाता है, लोगों को ठगने की कला में, उसको लोग नटवर लाल ही कहते हैं। आप तो नटवर लाल एक उपाधि हो गई है, जिसको जब जो ठगने की कला में माहिर है, और भाजपा सब राज्यों में ठग रही है। लोग कहते हैं कि आप अपने पार्टी का तो रायता संभाल नहीं पाए पंजाब में जाके, और आप इल्जाम आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। देखिए, पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री जितना शानदार काम कर रहे हैं, मैं उनकी योग्यता को इसका श्रेय दूंगा, मैं उसका श्रेय नहीं लूंगा। और पंजाब में जहां प्रारंभ में आप लोगों के सर्वे हमको आउट ऑफ कंटेस्ट दिखा रहे थे, और आज हम कंटेस्ट में नहीं है, जीतने की संभावना में। तो मैं पंजाब के कांग्रेस के लोगों को इसका श्रेय देता हूं। मैं तो खाली एक निमित्त मात्र थोड़े दिनों के लिए था, अपना रोल अदा करके आ गया। लेकिन जो सर्जरी मैंने की है, सवाल पूछा कि जो सर्जरी मेरे समय में हुई है, उससे ज्यादा पेनलेस सर्जरी कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन सिद्धू तो अभी भी नहीं मान रहे हैं। सिद्धू तो अभी भी नहीं मान रहे हैं। उनकी देखिए कुछ आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। वो पहले से ही जो है फ्रीलांसर रहे हैं, जहां चौवा लगता है वहां छक्का लगाने के आदी रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको टेस्ट मैच की स्टाइल, मैं पहली बार देख रहा हूं, धीरे धीरे पहली बार देख रहा हूं हरीश रावत जी जो हैं थोड़ा संभल के बोल रहे हैं सिद्धू जी के बारे में। नहीं, मैंने कहा धीरे धीरे
जो है, जो छक्केबाज था, अब वो चौवे में भी आ रहा है, कभी कभी 2 रन चुरा करके भी अपने स्कोर में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देखिएगा आगे आने दिनों में कितना शानदार संगठन करता और शानदार नेता सिद्ध होता है। कांग्रेस ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, क्या आप ये समझते हैं कि सिद्धू उसका अपने कैरियर को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? मतलब आपने कहा कि वो छक्का मारने वाला आदमी चौवे पे आ गया है और धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो किस तरह से अच्छा काम करते चले जाएंगे। टेस्ट मैच टेम्परामेंट में आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में प्रेसिडेंट को टेस्ट मैच टेम्परामेंट का होना चाहिए और मुख्यमंत्री को चौवे छक्के लगाने वाला होना चाहिए। आप मुझे यदि कहीं चाहे वो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट ही चला जाए, चाहे वो उल्टा ही बोलने लगे, नहीं मैंने, और चाहे अगेंस्ट पे भूख हड़ताल पे बैठ जाए, कहे कि जब नहीं आप इनको बदलो। जब आप छक्का मारते हैं, मारना आप स्क्वायर लेग को चाहते हैं, तो कभी कभी वो जो है पीछे की तरफ को भी चला जाता है, विकेट के पीछे की तरफ को भी। लेकिन चौवा जो है उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में मारना चाहते हैं। अब वो धीरे धीरे चौवे लगा रहे हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं हर पार्टी की, और मैं समझता हूं कि वो पूरी तरीके से अपने जो ड्यूटी के कन्फाइनमेंट हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। उसको राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आप तो कुछ भी उपाधि से विभूषित कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो वही कहा जो आप चौवा छक्के की बात कर रहे थे। आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि इतने विद्वान व्यक्ति को, इतने समझदार व्यक्ति को किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। वो जानते हैं अपनी ड्यूटी को, वो पंजाब के प्रति अपने समर्पण को भी जानते हैं, और वो राजनीति की उस सीमा को भी जानते हैं जिस सीमा के अंदर प्रत्येक खिलाड़ी को खेलना पड़ता है। एक टेस्ट टीम के मेंबर की तरीके से खेलना पड़ता है, और वो उसी तरीके से। मैं आखिरी सवाल बस पूछना चाहता हूं आपसे कि मैं आने वाले समय में अगर आपकी पार्टी चुनाव जीती तो मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं क्या? आप उत्तराखंड के एक सेवक से बात कर रहे हैं, और दबी इच्छा में, एक मुख्यमंत्री बनाने वाली, जो 2022 में मुख्यमंत्री बनाएगी, उस पार्टी के एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी देर मंच पर बने रहिए, हम आपको मोमेंटो भेंट करना चाहते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर एडिटर अरुण कुमार पांडे जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू प्रतीक जी, इस सत्र का सफल संचालन करने के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अगला जो सत्र है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और हमारे अगले सत्र के